Assalamu alaikum viewers, welcome in the Quarantine series. I am Muhammad Naman. So you are watching here the Quarantine series in which we share the life experiences as well as the life stories. तो आप हमें देख रहे हैं लाइफ स्टोरीज के अंदर जो हम अपनी दास्तान शेयर करते हैं और हर ज़िंदगी की कहानी को शेयर करते हैं इस बिलीव के साथ कि अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है डिफरेंट जो है एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट दिया है जिसके अंदर वो रह के जो कुछ सीखता है वो हम नहीं सीख पाते। तो हर बंदे की कहानी से हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं कि आप और हम मिलजुल के कुछ शेयर करें और हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो इंसानियत की मीरास बन सकें और हम सब जो है मिल के आगे बढ़ सकें। तो नाजरीन आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग वतन से भी बाहर होते हैं लेकिन उनका दिल जो है वतन के लिए धड़कता है और वो हमेशा मुल्क की जो है कामयाबी के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। क्योंकि ये जो एक शख्स की तरक्की होती है वो मुल्क की तरक्की होती है और एक शख्स की कामयाबी हमेशा मुल्क की कामयाबी है। क्योंकि जो वो लोग होते हैं जो प्रदेश में भी जाके अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी वो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ भी इस तरह की शख्सियत मौजूद हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। सो बी हियर विद अस एंड जॉइन अस लाइव। अगर आप हमें जो है कमेंट्स में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द लिंक दैट आई विल शेयर विद यू इन द कमेंट सेक्शन। सो बी हियर विद अस इन द वंडरफुल सेशन। सो वी आर स्टार्टिंग सून। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं हसन अहमद वराइज साहब जो कि इस वक्त फिनलैंड में वहाँ पे मुकीम हैं और वहाँ पे स्कॉलरशिप पर जाके अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो आल्टो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा वो गुलबर्ग कॉलेज लाहौर में भी जो है 1 साल कंट्रैक्ट के तौर पर वहाँ पे लेक्चरर की हैसियत से वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे, लर्न अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द स्कॉलरशिप्स एज वेल एज द गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट। सो बी हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। Alhamdulillah, Allah ka shukr. Thank you so much, Hassan bhai, for joining us for this time that you have given us from your precious time. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। मैं कुछ पिछले इंटरव्यूज वगैरह का मैं सेशंस वगैरह देख रहा था, तो जो लोग आज जिन लोगों को आपने इनवाइट किया था वो तो बहुत ज्यादा कोई हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस लोग थे। मैं तो बिल्कुल एक यंग सा लड़का हूँ। हो सकता है आपकी और मेरी एज में 5 साल का भी डिफरेंस ना हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो आपने मुझे इनवाइट किया, ये आपकी आपकी जरा नवाजी है। थैंक यू सो मच हसान भाई। एग्जैक्टली यूर राइट। हमारा भी इसी चीज़ के ऊपर बिलीफ है कि ये जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है और हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि हर बंदे के पास जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो प्रोफेसर है, तो ही हैज़ अ बेशक लॉट ऐसे ऑफ थिंग्स उसके हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें एंड द लर्निंग मस्ट बी कंटिन्यूड। तो एहसान भाई आज हम आपसे है। बहुत सी चीज़ें और सीखेंगे। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जब हम घर हैं और हमारे पास कोई मुफीद जरिया नहीं है एक्सपीरियंसेस हासिल करने का, तो ये बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से गेन करें। एग्जैक्टली समझदार वही होता है जो दूसरों के तजर्बात से भी सीखता है बजाय खुद बेशक तजर्बा करने के वो दूसरों के बेशक। एक्सपीरियंस से जो है लर्न करता है। तो हसान भाई, हाउ इज द लॉकडाउन एंड हाउ इज द कोरोना सिचुएशन देयर इन फिनलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल? यहाँ सिचुएशन यार काफी एम्बिगुअस सी है, क्योंकि यहाँ इनके स्टार्ट स्टार्ट जब किया था तो इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि सेल्फ आइसोलेशन करेंगे। सेल्फ आइसोलेशन में ये आपको बाउंड नहीं कर सकते। ये फिनलैंड का एक रूल है कि आपको ये क्वारंटीन जबरी क्वारंटीन नहीं किया जा सकता, कि आपको ये जबरदस्ती अपने घरों में बिठा नहीं सकते। तो दे कैन ओनली सजेस्ट कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। वैसे तो ये जिस तरह की सोसाइटी है, ये वेस्टर्न कल्चर जो है, इसमें वैसे ही सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा है, लोग इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं, फैमिली सिस्टम बहुत कम है। तो इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही बहुत ईजी है। लेकिन उसको मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ फिनलैंड में एक चीज है कि जिसे हम समर हाउसेस कहते हैं। जैसे विंटर में सारे जो रहते हैं ये सारे रहते हैं अपने बड़े शहरों के अंदर, लेकिन जैसे ही समर आता है इनका मौसम अच्छा हो जाता है। मौसम इस टाइम भी मेरे पास तकरीबन 10, 12, 13 के करीब है। तो अब जैसे ये समर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर देते हैं समर हाउस की तरफ। तो इनके लिए आसान है कि समर हाउस जैसे हैं कि फिनलैंड इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1 मिलियन लेक्स आई थिंक। तो वो लेक्स इतनी ज्यादा है कि हर बंदे का अपना एक घर होता है लेक के साथ।
तो वो सेल्फ आइसोलेशन ही है। तो यहाँ सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बल्कि मैं जहाँ इस टाइम मौजूद हूँ वो ओलू शहर है। ये इनका कैपिटल तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्दर्न, काफी ज्यादा नॉर्थ में एक शहर है। तो यहाँ तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट कोई 2 वीक्स में कोई केस नहीं आया कोरोना का। जो सेंटर है जहाँ मैं पहले मतलब हेलसिंकी में होता हूँ, जहाँ ऑल तो यूनिवर्सिटी भी है मेरी, वहाँ केसेस आते हैं तकरीबन 30 to 35 केसेस पर डे आ रहे हैं। लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि इनके पास हॉस्पिटल कैपेसिटी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतना कोई मसला नहीं है। वाओ दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह कि आप जो है इस वक्त बेहतर माहौल में रह रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स प्लेयर फॉर अस कि एक पाकिस्तानी अगर खुशी में है तो मेरे ख्याल में वो सारे पाकिस्तानियों के लिए जो है खुशी की बात है, और एक इंसान अगर खुश है तो मेरे ख्याल में वही सारे इंसानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हर नहीं, फर्द लेकिन जो है एक करना यूनिक चीज है चाहता कि है। हम जितना भी खुश हो लेना, जब तक पाकिस्तान में ये चीज रहेगी तो हम खुश नहीं हो सकते। हमारा दिल जो है ना, वो अभी तक उसी पाकिस्तान में अड़ा रहता है। हम जब भी कोई बात होती है तो हम फिनलैंड की बात नहीं करते कि यहाँ कितने केसेस हैं। बल्कि इवन के मुझे भी अभी ये भी नहीं पता कि कितने केसेस कितने हो चुके हैं फिनलैंड में, डेथ्स कितनी हो चुकी है, अल्लाह माफ करे, यहाँ कितने अभी एक्टिव केसेस कितने हैं। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान का पूछा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने केसेस और कितने नहीं है। तो ये वो एक चीज होती है कि जो ये सिचुएशन होती है कि जो मुल्क के लिए जो है वो इंसान की मोहब्बत होती है। अच्छा, हकीकत में मैं एक बात बताता चलूँ, अगर ये रेलेवेंट ना भी हो, तो कहते हैं जहाँ के इंसान को ख्वाब आते हैं ना अक्सर औकात, उस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है। तो मेरे ख्याल में जो परदेश में होते हैं उनको ख्वाब भी पाकिस्तान के आते होंगे। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। एग्जैक्टली exactly, वो घर के ख्वाब आते हैं। बंदा जब बेदार होता है तो फिर देखता है कि यार मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ। सो वी विल बी हाँ, टॉकिंग सबसे अबाउट। जी जी। सबसे यूनिक टाइम भी वो होता है जब आप सुबह उठते हैं, आपने इर्द गिर्द देखते हैं आपके माँ बाप नहीं होते, बहन भाई नहीं होते, आपके एक अजीब फीलिंग होती है आपकी। जी वाली तो वो याद एक है। टाइम होता है कि बंदा कहता है, रिग्रेट करता है बंदा बाहर आने को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ यहाँ बहुत, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसलिए बंदा आदी हो जाता है इस चीज का। I can understand that. I have been living since 4 years out of my home. मैं घर से 4 साल से बाहर हूँ, तो ये सिचुएशन मैंने फील किया है कि वीकेंड पे जब उठता था मुझे लगता था जब कि मैं घर में हूँ, इधर उधर देखा तो अम्मी नजर नहीं आती थी यार। वो फीलिंग तो तब एहसास होता है घर वालों का, माँ के हाथ से बनी हुई चीज़ों का, और फैमिली का और दोस्तों का जो है बड़ा एहसास बेशक होता है। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर ऑल दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड, कि जिस चीज जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनको देखें। मैं व्यूअर्स को कहूँगा उन चीज़ों को ना देखें जो आपके पास नहीं है। तो बी ऑप्टिमिस्ट, आप उम्मीद परस्त हों, मायूस ना हो, तो अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर। और आज हम हसान भाई की जो है लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि हसान भाई की जो लाइफ स्ट्रगल है, ये जो जर्नी है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचा, और आप इस मकाम तक कैसे पहुंचे। मेरी जर्नी, अगर मैं जर्नी के तौर पे बात करूं तो मेरी जर्नी आई थिंक स्टार्ट होती है 5th 6th क्लास से। क्योंकि मैं 5th 6th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल लाहौर में मैंने तालीम हासिल की है। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, तो उनने बेहतर समझा कि मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल, जो कि पब्लिक स्कूल है, उसमें तालीम हासिल करूँ, क्योंकि उस टाइम डीपीएस का बहुत नाम होता था। तो मैं डीपीएस चला गया। वहाँ मैंने ओ लेवल्स किया। हालांकि ओ लेवल्स के लिए जो स्कूल मशहूर हैं वो हैं एलजीएस है, लाहौर ग्रामर स्कूल है, बीकन हाउस है, या ये एक स्कूल है, लेकिन इनकी फीस बहुत ज्यादा थी। तो मेरे वालदैन ने समझा कि ये जो है ना, अगर आपने ओ लेवल्स ही करना है तो वो पब्लिक स्कूल से भी किया जा सकता है। तो मैं पब्लिक स्कूल से मैंने ओ लेवल्स किया। उसके साथ साथ जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें फुटबॉल था। तो आई वॉज लकी इनफ के मुझे अंडर 17 पाकिस्तान के कैंप करने का भी मौका मिल गया कि मैं फुटबॉल खेलता था। तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में ये कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप फुटबॉल अच्छा खेलते हैं तो आप पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो मैंने अंडर 17 पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे ही कॉलेज एंटर हुआ तो मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया लेफ्ट लेग का। तो उसकी वजह से मैं पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। बट मेरे लिए ये अच्छी चीज होगी कि मैं ताली उन दिनों में जब मैं चल फिर नहीं सकता था, ये बात है 2012 की। तो उन दिनों में मैंने पढ़ाई पे फोकस कर लिया। तो मेरा फोकस जो था, मैं इवन के अभी कभी कभी बैठ के 8 10 साल बाद सोचता हूँ कि वो मुझे क्यों हुआ, ऐसी चीज जो हो सकता है मेरे लिए बेहतर होती कि मैं फुटबॉल में जाता। लेकिन फिर बाद में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने शायद बेहतरी इसी में लिखी हुई थी कि मैंने फुटबॉल की साइड पे नहीं, मैंने तालीम की साइड पे जाना था। तो मुझे वो टाइम मिल गया घर में बैठ के पढ़ने का, जिसकी वजह से मेरे एफएससी में मार्क्स अच्छे थे, काफी 90% मार्क्स थे मेरे। तो उसके बाद फिर जैसे हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो तो मेरी वालदा का भी ख्वाब था कि आप जो है ना डॉक्टर बने।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई जब दी, मैंने 2014 में एम कैट की ट्राई दी थी फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम मेरा 0.5 मेरे ख्याल से वो एग्रीगेट होता है, उससे मेरा ना रह गया। मतलब मुझे जो है डेंटिस्ट्री ऑफर हुई, लेकिन डेंटिस्ट्री में मेरे वालदेन जो थे वो खुश नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मेडिकल में गया ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने का सोचा कि, लेकिन उनका एक और ख्याल है कि आपको साल वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब एजुकेशनल ईयर आपका गैप नहीं आना चाहिए, एजुकेशनल गैप ईयर अच्छा नहीं होता आपके एजुकेशन के लिए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे वालिदैन का, हालांकि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ अब आके, लेकिन तब मैं नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, एज आप आपकी मर्जी, आप कौन सी डिग्री फॉलो करना चाहते हैं। मैं आईबीए कर सकता था, उसके अलावा आईबीए में जा सकता था, उसके अलावा केमिस्ट्री में जा सकता था, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट्स ओपन थे मेरे लिए। तो उनने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा पसंद है। तो मैंने कहा मेरे लिए केमिस्ट्री जो थी वो सबसे मुश्किल थी मुझे लगती थी, क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री से भागता था एज यूजुअल, जो तकरीबन मेरे यहाँ से सारे एफएससी के स्टूडेंट तक को केमिस्ट्री को पसंद नहीं किया जाता। तो मुझे शौक था कि मैंने कहा जो चीज मुझे नहीं आती मुझे वो चीज सीखनी चाहिए, जो चीज मुझे आती है उसको मुझे मसला नहीं है। तो मैंने केमिस्ट्री ज्वाइन कर ली। मैंने केमिस्ट्री ज्वाइन की। पहले साल तो मेरा फोकस ही नहीं था, क्योंकि मेरा फोकस वही था कि मैंने अगले साल दोबारा एमकेट देना है और मैंने मेडिकल में ही जाना है। तो पहले साल तो मेरा इतना कुछ सीजीपीए वगैरह अच्छा नहीं था। फिर मैंने दोबारा अगले साल एमकेट दिया, तो मेरा फिर भी नहीं हो सका। और ये शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी लिखी थी कि तो आपको जिनका नहीं पता हो है, सक किस्मत हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी जो है ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आप जी क्या जी, कह रहे हैं? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, वो इवन कि मेरी उनसे अच्छा, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप जब आप बड़े हो जाते हैं ना, मतलब आप 25 24 के हो जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो आपके जो बैरियर होता है ना माँ बाप के दरमियान, वो खत्म हो जाता है। तो आप वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक कि जो जो आपको रिग्रेट्स लगते हैं अपने, जो कि वालदेन को हो सकता है कभी रिग्रेट्स लगे हों, वो कभी वालदेन, कभी तो वही है ना, वालदेन भी आपके लिए बेहतर सोचते हैं। कभी हो सकता है वो कहते हो कि हमने इसे अगर ये ना कहा होता तो ये शायद ये बन गया होता। तो वो डिफरेंट चीजें हैं कि इवन कि मैं अब आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मेरे ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड के होते हैं। और उस एक पेपर की फीस आई थिंक 6000 होती है। एक पेपर की, मतलब एक मैथ का पेपर होता है, उसकी 6000 फीस है। और 3 दिन पहले मेरे पेपर चल रहे हैं रेगुलरली, एक महीने के लिए। मेरे एक फुटबॉल का टूर्नामेंट आया मेरे स्कूल की तरफ से, और मेरे वाले जो थे उनने मुझे कहा कि तुमने जाना है, लाजमी जाना है खेलने। अब ये एक आम तौर पे वालदेन नहीं करते, वालदेन कहते हैं कि तुमने पढ़ना है, तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो जब आपको वालदेन आपके सपोर्ट करें, तो आई थिंक इट्स योर ड्यूटी कि आप भी उनकी रिलेशनशिप रखें। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केमिस्ट्री में बैचलर्स शुरू कर दिया। केमिस्ट्री में बैचलर्स करते रहे, दरमियान में एक दो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई, उनमें अप्लाई किया, मैं नहीं हो सका। उसके बाद एक और बड़ा मशहूर स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंडम हंगेरियम के नाम से, हंगरी का स्कॉलरशिप है वो। तो उसमें अप्लाई किया। उसमें मेरे एक दोस्त हैं क्लास का ही, तो उनने अप्लाई किया, उनका हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो ये भी एक सेटबैक था। तो मतलब ये सेटबैक्स जो है ना, ये काफी ज्यादा थे जो फेस करता रहा मैं ओवर द इयर्स। उसके बाद जब मैंने फाइनल ईयर मेरा हुआ 2018 में, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू सम इंडस्ट्री कि मैं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हासिल करूं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रीज में जाने के लिए सिफारिश चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो मैंने मैंने सोचा कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, तो टीचिंग वाज द बेस्ट ऑप्शन। और गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग की तो अपॉर्चुनिटी होती ही बहुत कम है, और अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। और रह तो जाए कि बच्ची टीचिंग जाती है ना हमारे लिए। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास, जब आप फॉर एग्जांपल एक 22 25 साल का लड़का है, तो हमारी सोसाइटी के मुताबिक ही हैज टू अर्न, उसको अर्न करना पड़ता है। वो उसकी मजबूरी कह लें या उस पर जबरदस्ती कह लें, ये करना पड़ता है तो वो फिर अगर उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो टीचिंग तो ऑटोमेटिकली है ही है ना, मतलब कुछ नहीं रहता तो टीचिंग है। राइट। और ये बहुत 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 बड़ा नासूर है हमारी सोसाइटी का, मैं इस हद तक इसे बुरा समझता हूँ। तो आई वॉज टीचिंग फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग। वो मेरा आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, इस सेंस में भी कि आई वॉज एबल टू लोकेट द प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो पाकिस्तान की वो बिल्कुल फ्लॉड है। तो ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस तो की थी स्कूल में, लेकिन जब आप दूसरे एंड पे होते हैं टेबल के, जब आपको नजर आना शुरू होता है ऊपर से, कि ऊपर से सिस्टम कहता है, और एज अ स्टूडेंट आप सिस्टम डिफरेंट तरह से देखते हैं। तो वो मुझे एक्सपीरियंस जो है ना, वो मुझे एक्सपोजर मिला जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो कॉलेज में पढ़ाते हुए भी
ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। उसके बाद अब आ गया स्कॉलरशिप की बारी। तो मैंने 2018 के आई थिंक स्टार्ट में, जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैंने कहा बाहर से एजुकेशन, क्योंकि मेरा शौक था मास्टर्स करने का बाहर से। मेरे जो एक भाई हैं वो चाइना से करके आए हैं मास्टर्स, दूसरे जो है वो फिनलैंड से ही कर रहे हैं। तो मेरा भी शौक था कि मैं बाहर से मास्टर्स करूं। तो मैंने कहा अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा शौक जो था ना वो कनाडा वाली साइड पे या ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे थे। तो मैंने कनाडा अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा आई थिंक, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिर एक रिजेक्शन आ गई। तो इस तरह की रिजेक्शन जो है ना वो ओवर द टाइम चलती रही, ताकि मुझे हो सकता है ये मुझे रियलाइज कराने के लिए कि ट्राई ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड वाला साहब है, कि आप जब तक ट्राई करते हैं करते रहे। Exactly. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक साल टीचिंग करने के बाद मैंने अप्लाई किया। तो मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे इरास्मस का स्कॉलरशिप है और कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप है। इनके बारे में बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब आप इस पे आ जाएंगे। तो उन पे अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इरास्मस के भी 2 टाइम विनर हूं मैं। एक ही ईयर में दो 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 डिफरेंट प्रोग्राम में मैंने विन किया इरास्मस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी ज्वाइन नहीं कर सका। तो फिर मैं फिनलैंड का एक अच्छा ऑप्शन था ये, ऑल्दो यूनिवर्सिटी वाला, तो मैं फिर इधर आ गया। और आई थिंक आई एम हैप्पी विद माय स्टडीज, और बस इस तरह जिंदगी चल रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग असिस्टेंट भी हूँ, रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से भी लर्न करने के लिए कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको क्या सिखाता है। Wow, what a wonderful story you have shared with us. A lot of feeling of inspiration that we are having from your story. कि इतना ज़्यादा जो है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है आपकी स्टोरी, कि आपने जो है ना इतना ट्राई किया, फेलियर जो है आपको बार बार उसका सामना करना पड़ा। और आई थिंक फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर दैट मेक्स यू लर्न द थिंग, कि आप जो है बेशक। चीज़ें सीखते हैं कि एक स्टेप पे नाकामी, दूसरे स्टेप पे नाकामी इस चीज़ को रियलाइज़ कराती है कि यू नीड टू हैव मोर इम्प्रूवमेंट। आपको मजीद बेहतर होने की जरूरत है, मजीद बेहतर होने की जरूरत है। until that a step comes when you are successful, और वो मौका आता है वाकई, वो आपको एहसास होता है वाकई वो फेलियर जो है मेरी वजह से था, मेरे अंदर कुछ कमी थी, जो कमी जो है मैं दूर करने के बाद अब इस मकाम पे आप पहुंचा हूँ। और तो और आपके लिए और आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आप समझते हैं कि शायद ये जो है ना ये चीज मेरे साथ ही हो रही है, बाकी सारी दुनिया जो है ना वो परफेक्ट, उनके साथ तो अल्लाह ताला ने परफेक्ट उनके साथ लाइफ स्टोरी लिखी हुई है। आई रियली तो आसान भाई, आई रियली रिमेम्बर दिस थिंग। मुझे याद है मैं रातों को उठ के रोता था, अल्लाह पाक से शिकवा करता था, या अल्लाह इतना सारे लोग हैं, सिर्फ मेरी आपने जो है आई साइड वीक करनी थी, मेरी आंखें मिली थी कि आपने मेरी नजर कमजोर करनी थी। और ये आई चीज स्टिल मैंने रिमेम्बर। ये चीज मैंने डिफरेंट स्टेप्स पे ऑब्जर्व की। मतलब कुछ एग्जैक्टली। ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे से ज्यादा ब्राइट नहीं थे। मतलब मैं उन्हें अगर अगर एजुकेशन बैकग्राउंड पे उनको मैं अगर उनका वे करूं तो वो मेरे से शायद अच्छे नहीं थे। बट इट इज प्योर लक, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है आई हैड मोर डाइवर्स बैकग्राउंड, लेकिन किसी के पास डाइवर्स ना हो लेकिन स्पेशलाइजेशन वो मेरे से बेहतर जानता हो। तो एग्जैक्टली। वो कंडीशन जो है वो हर किसी की अपनी होती है, और अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना अजर जरूर देता है, चाहे वो पहले। बल्कि इवन कि मैं तो ये कहता हूँ कि आम एक कहावत है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन अल्लाह के घर देर भी नहीं है, अल्लाह परफेक्ट टाइम पे देता है। ये हमने समझा हुआ है, हमारे घर देर है, अल्लाह के घर देर नहीं है, अल्लाह परफेक्ट टाइम पे देता है। वाह हसान भाई, लेट मी राइट दिस बैनर। अल्लाह गिव्स अस द थिंग्स ऑन परफेक्ट टाइम। अल्लाह पाक जो है हर चीज वो उसे उस वक्त पे देता है जिस वक्त हमें जो वो चीज जरूरत होती है, वो एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम ऐसे ही। पे देता है। असल में ये जो इंसान है, कुरान पाक में भी आता है कि इंसान जो है वो बेसब्र है, इंसान के पास जो है सब्र नहीं है। तो हम जो है जरा जल्दबाजी जरूर कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह बेशक पाक के ऐसे यहाँ कोई देर नहीं है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज यू हैव शेयर विद अस। तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें आपसे सीखेंगे। तो जी हसान भाई, आप जो है माशाल्लाह टीचिंग भी करते रहे, यू हैव बीन टीचिंग 1 year इन गुलबर्ग कॉलेज इन लाहौर। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम? वैसे तो इंसान को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो है ना वो आपको इट कैन टेक यू प्लेसेस दैट यू कांट इमेजिन। तो लेकिन कभी कभी आप जिंदगी में ना कभी कभी आपको ऐसी चीजें फेस करना पड़ जाती है कि आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, ईमान उठ जाता है किसी चीज से। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर रह के, मतलब एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, दोनों सिस्टम के दोनों टेबल की दोनों साइड्स पे रह के, तो आई वुड से कि मेरा एक बार ईमान उठ गया था जब मेरा साल खत्म हुआ टीचिंग का। तो आई थॉट कि मैं दोबारा पाकिस्तान में एटलीस्ट टीचिंग नहीं करूंगा। बट ये चीज है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं टीचिंग नहीं करूंगा, तो
आई वुड आई वुड से कि मुझे टीचिंग करनी चाहिए। अगर मैं वापस जाके इम्प्रूव नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो कौन? अब चीजें कुछ कुछ मैंने ऐसी देखी कि हमारे पास जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है, मतलब जो ब्रिजिंग है, वो बहुत पुअर है। सबसे पहली चीज, मतलब टीचर और स्टूडेंट आपस में जो, यहाँ मैंने अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बाद में मैं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का एक्सपीरियंस एज अ टीचर मेरे साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि हर चीज एज अ लेक्चर मैंने पढ़ाया तो हर चीज प्रोफेसर से लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि क्या था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था और बाकी सारे जो थे वो एग्जैक्टली। परमानेंट थे। तो दुनिया वो इस है तरह की उसी चीजें के कई अंदर ऐसी हैं सेट। जो लेकिन एक चीज है कि जो मैंने शायद देखी है, और वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट था, वो है रिस्पेक्ट। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब यहाँ फिनलैंड में सर नहीं कहा जाता, प्रोफेसर नहीं कहा जाता, नाम से कहते हैं टीचर को। और ये शायद एक अपना स्टाइल है कहने का, बट सर कहना, प्रोफेसर कहना, टीचर कहना, ये इससे इससे बड़ी रिस्पेक्ट की बात कोई नहीं हो सकती किसी भी इंसान के लिए, कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, कुछ इल्म दे रहे हो। और मेरे स्टूडेंट अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, अक्सर बात होती रहती है अक्सर से, जो बीएससी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं। तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ की सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिनको सुन के, देख के मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप बात की जाए तो नॉर्मल एक्सपीरियंस था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं था। शायद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक वो तर्ज अमल मेरे साथ मैच नहीं किया। लेकिन ये एक डिफरेंट स्टोरी है, वो पूरा उसमें बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रॉब्लम्स बंदा निकालना शुरू करे तो वो तो बेतहाशा है। स्पेशली शायद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सिनारियोज हो, शायद जिसमें मैंने पढ़ा है वो, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है कि जिसमें मैंने पढ़ाया उसकी ये सिचुएशन हो। एग्जैक्टली, देयर इज एक्चुअली चेंज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। हर इदारे से दूसरे इदारे का बैकग्राउंड भी मैटर करता है, बट यू आर राइट कि हमारा जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जो हमने देखा है यहाँ पे लर्निंग वाला इन्वायरमेंट नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है तालीम तो ज़रूर बेचते हैं, एजुकेशन बेचते हैं, पर लर्निंग नहीं करते। अगर सॉरी टू से दैट हम लर्निंग की तरफ आएँ तो हमारे बहुत से इदारे बंद हो जाएं, क्योंकि हमारे इदारों से ज़्यादा लर्निंग मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन इतने कोर्सेज हैं बेशुमार, जो कि उनसे इवन के ज़्यादा अच्छी है। इवन के जो आपका एकेडमी स्ट्रक्चर है, मैंने तो शायद, मैं यूरोप के 3-4 मुल्क, तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर से इधर हूँ, तो मैं 3-4 मुल्क तो बंदा वैसे ही, मतलब निकलता तो बंदा घूम लेता है। तो उनमें मैं जा चुका हूँ। कई एजुकेशन सिस्टम हैं जहाँ दोस्त होते हैं, डिफरेंट के इदारों में पढ़ रहे हैं, तो उनसे डिस्कशन होती है। तो वो एकेडमी कल्चर का तो मैंने शायद नाम है ये एकेडमी जो नाम है ये शायद पाकिस्तान में यूज हो सकता है, या फिर एक एकेडमी मशहूर है जिसे कहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। वो भी एक एकेडमी है जो कि नासा के नाम से है, जो कि लाहौर में है। और मैंने जब उसका नाम एक एकेडमी का देखा, बोर्ड देखा उसका, मैंने एक मेरे आई थिंक ये मुगलपुरे वाली साइड पे है, तो जब मैंने उसका नाम देखा ना, नासा, तो आई वाज कंफ्यूज कि पाकिस्तान में भी नासा है। एंड देन इट वाज नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, एंड आई वाज जस्ट ऑस्ट्रक कि ये क्या हो रहा है। तो वो इस तरह के एक्सपीरियंस। हमारे नाम तो ऐसे होंगे जो शायद तरक्की याफ्ता ममालिक भी ख्वाब में देख सके, इस तरह के नाम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पोएम होती थी कि मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स, बेशक। अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी। तो वाकई जो है इसमें ये चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फिनलैंड, व्हाई इट्स इन द टॉप कैटेगरी, दैट इट्स द टॉप लिस्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम के, ये जो है पहले नंबर के पे है। इस पे क्या जो है चीज़ें हैं जो आपने वहाँ जाके ऑब्जर्व किया है कि एजुकेशन सिस्टम इसका क्यों दुनिया में पहले नंबर पे है? अच्छा, एजुकेशन सिस्टम्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको इनको डिवाइड किया जाता है इंटरनेशनली। पहला जो होता है वो प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को जिसको कह लें आपके कॉलेजिएट तक, हमारे इंटरमीडिएट तक जिसे आप कहते हैं। सेकंड एजुकेशन है जो कि जिसे डिग्री स्टूडेंट्स कहते हैं, जो कि मास्टर्स और बैचलर्स आती है। और थर्ड जो है वो रिसर्च आती है। ये 3 डिफरेंट है एजुकेशन है। तो फिनलैंड जो कैटेगराइज किया जाता है फर्स्ट नंबर पे, वो आता है प्राइमरी एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन मतलब अंटिल इंटरमीडिएट्स। तो अंटिल इंटरमीडिएट्स इनके स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं। अब उस पर बात करते हैं क्यों। उसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है कि इनका जो सबसे बड़ी चीज है वो है लेस लेस होमवर्क। यहाँ होमवर्क नहीं दिया जाता हमारे पास। ये आपकी आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि आपने बहुत ज्यादा होमवर्क किया जिंदगी में।
मैं तो जो है इस टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जो है पता है कि कितने कितने जो है बच्चों को बंडल हम भिजवा चुके हैं होमवर्क के। हाँ, तो वो ये होमवर्क होमवर्क इनके कॉन्सेप्ट में होमवर्क नहीं है। मतलब होमवर्क है लेकिन ऑलमोस्ट नन है। उसके बाद दूसरा है कि ये इनकी एक्सकर्जन होती हैं। एक्सकर्जन इस चीज को कहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक चीज सीखी है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं। हमारे किसी भी स्टूडेंट को ट्रैफिक रूल्स नहीं सिखाए जाते, और जब मैं इवन कहीं यूनिवर्सिटी जा रहा होता हूँ तो दरमियान में कई स्कूल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो बस जिनके टीचर्स उनको बाहर सड़कों पे लेके फिर रहे होते हैं, सिर्फ उनको सिखाने के लिए कि आपने रोड किस तरह क्रॉस करनी है, ये चीज किस तरह करनी है, वो करनी है। अब ये लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उनको उस एज से दे रहे हैं जब जब हमें शायद नहीं दिए गए थे। हम भाग के रोड क्रॉस करने वालों में से हैं। तो और तीसरी चीज इसमें ये आ जाती है कि इनका जो स्कूल टाइम है वो कम है हमसे। और स्कूल टाइम कैसे कि हमारे आमतौर पे जो स्कूल टाइमिंग है वो है तकरीबन 6 आवर्स, मतलब 8 to 2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ तकरीबन 4.5 आवर तकरीबन ऑलमोस्ट होता है जो स्कूल टाइमिंग होती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बाहर लेके फिरना, ये इसको सेपरेट करते हैं, लेकिन जो इनका एजुकेशन टाइम है मतलब क्लासेस वगैरह का टाइम है वो 4.5 आवर की है ऑलमोस्ट। उसके बाद आ जाते हैं इनके स्कूल टाइमिंग्स पे। हमारी स्कूल टाइमिंग्स क्या है जी कि मुझे याद पड़ता है कि मैं 6 बजे सुबह उठता होता था। 6:30 बस पकड़नी है, बस पकड़ के मैंने 7:30 स्कूल पहुंचना है और 8 बजे स्कूल लगना है। तो मैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो है ना वो मैं अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। अपना 2 घंटे का स्टार्ट सुबह का, और 2 घंटे का सुबह टाइम वेस्ट का मतलब है कि 2 घंटे में अपनी नींद गवा रहा हूँ। यहाँ ये सिस्टम है कि यहाँ स्कूल तकरीबन लगते हैं 9 बजे। 9 बजे, 9:30 बजे, इवन के पौने 10 बजे भी स्कूल लगते हैं। तो पौने 10 बजे स्कूल लगने का मतलब है कि दे आर वेल स्लीप, दे हैव वेल स्लीप। ये कोई मसला नहीं है उनके लिए कि अब हमारा अक्सर होता है कि पहले 2 लेक्चर्स जब हम स्कूल जाते थे तो मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने पहले 2 लेक्चर्स में कभी कुछ सीखा भी हो, क्योंकि आधे तो बंदे को नींद आई होती है। तो गलत ये फहमी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सिस्टम में इम्प्रूव। दूसरी चीज फिर ये आ जाती है क्रिएटिविटी। हमारे सिस्टम में फिनलैंड के अभी तक के सिस्टम में, मतलब आज इस साल ये चेंज कर रहे हैं, वरना पिछले जब से सिस्टम इनका नंबर 1 है तब से इनके एजुकेशन सिस्टम में 8th तक कोई एग्जाम नहीं है। दे हैव नो वाह, एग्जाम्स, कोई एग्जाम नहीं है इनके। वंडरफुल। ये एग्जाम नहीं ये लेते, ये सिर्फ बच्चों को चीजें सिखाते हैं। और फिर चीजें। 9th और 10th में, मेरे ख्याल से इस साल से ये 8th में एग्जाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आई एम नॉट श्योर बट मैंने सुना है यहाँ से इस साल 8th से इंट्रोड्यूस हो रहा है एग्जाम्स। वरना 9th और 10th का एग्जाम होता है और उसके बाद एफएससी मतलब वो एग्जाम होते हैं, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। लेकिन 8th तक इनका कोई एग्जाम नहीं होता, और उसकी वजह से इन पे कोई बर्डन नहीं होता, मतलब प्रेशर नहीं होता कि आपने प्रिपेयर करना है, याद करना है। उसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी, उसके अंदर स्कूल्स के पास लिबर्टी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे स्कूल्स हैं जो स्वीडिश में एजुकेशन दे रहे हैं, कई ऐसे हैं जो फिनिश में एजुकेशन दे रहे हैं, और लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस है। मतलब इनके लिए कई ऐसे स्टूडेंट्स इवन के मुझे अपने क्लास फेलोज मिलते हैं जिनको इंग्लिश सही नहीं आती, बट उनकी अपनी जुबान उनको बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उनको अपनी जुबान में ही सिखाया जाता है, और हमें अपनी जुबान में नहीं सिखाया जाता। और ये चीज जो है ना वो शायद हमारे 1973 के आइन में भी थी कि हमने 20 साल में अपनी जो है वो ऑफिस लैंग्वेज है वो उर्दू करनी है, बट हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो अपनी जुबान में आप चीज सीख सकते हैं, वो आप किसी और जुबान में नहीं सीख सकते। तो ये भी इनके। और आखिरी चीज मैं जो ऐड करूंगा वो मैं आऊंगा टीचर वाली साइड पे, जो 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 मैं आप मेरा प्रोफेशन है, वो ये है कि यहाँ जो मिनिमम टीचर्स है वो मास्टर्स टीचर है। मास्टर्स का मतलब है कि एमफिल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। बैचलर्स होता है 16 ईयर और मास्टर्स होता है 18 ईयर्स। तो मैं 18 ईयर्स की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। और जो 18th ईयर का मास्टर्स है उसके अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर्स है, जैसे मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एजुकेशन वाली साइड पे जाना है तो एक एजुकेशन पॉलिसी का एक मास्टर्स अलग है, मैंने वो करना है पहले। मैं वो करूंगा मास्टर्स, और फिर मैं एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग ट्रेनिंग करनी है, टीचिंग ट्रेनिंग के बाद मैं जाके स्टार्ट कर सकता हूँ टीचिंग। और वो भी स्टेट मुझे अलॉट करेगी कि आपने इस स्कूल में जाके ये चीज पढ़ानी है। हमारे टीचर कहते होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस लेना और असले का लाइसेंस लेना आसान है, पर टीचिंग का लाइसेंस लेना वहाँ पे मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और ये ट्रुथ है, और ये ट्रुथ है, और ये ट्रुथ है कि आपके लिए, क्योंकि आप कंपेयर करें ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो मुझे पैसे ज्यादा लगेंगे मेरे, मतलब ड्राइविंग स्कूल अटेंड करना पड़ेगा, काम शाम करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। बट टीचिंग के लिए आपको डिग्रीज लेनी पड़ेगी।
और डिग्रीज लेने के लिए जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नहीं करनी पड़ती है आपको। तो वो सिनेरियो डिफरेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जो हाइलाइट्स हैं फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की, और ये अभी तकरीबन के इस साल तक इनका एजुकेशन सिस्टम टॉप पे है। और जब हम अपने आप को यहाँ के फिनिश स्टूडेंट से, इवन कि मैं अपने क्लास फेलो से अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा चीज यही सोचता हूँ कि हमारी जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकी सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें, अब ये अगर हम 8 to 2 रख रहे हैं टाइम, तो हम 9 to 3 क्यों नहीं रख सकते? एक आवर से दुनिया चेंज नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। लेकिन एक इंसान की एक्टिवनेस चेंज हो जाती है उस चीज से। तो वो ये एग्जैक्ट। छोटी मोटी चीजें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है ना, मतलब इनने एक्सपेरिमेंट किया, इनने कहा जी कि 8 से 2 से बेहतर नहीं है 9 से 3 कर लें, या जितने भी इनने भी एक्सपेरिमेंट करके सीखा होगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सके क्योंकि हमें क्रिएटिविटी नहीं थी, हमने कभी सीखा ही नहीं डेवलप्ड कंट्री से। Exactly. Wow, what a beautiful message. And you have analyzed the educational system of Finland. सीधा सीधा बातें हैं जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं, और बाकी खरी खरी बातें हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है कि 10 बजे स्कूल लगना, एग्जाम करना होना, ताकि नंबरों की भाग दौड़ना और नोट्स कल्चर बेशक। और ये सारी चीज़ों से जो है उन्होंने निजात पाई हुई है, और इसी वजह से जो है वो नंबर 1 सिस्टम है। व्यूअर्स को मैं ये बताता चलूँ कि तालीम और तरबियत और ये जो चीज़ें हैं और ये जो लर्निंग है वो आती है फ्रीडम से, मेंटल सेटिस्फेक्शन से। जब आपके ऊपर नंबरों का जो वजन है वो लादा हुआ है, तब आप में लर्निंग नहीं आती, तब आप नंबर लेते हैं, सीखते नहीं है। यही वजह होती है कि आप जो है 900 नंबर ले लेते हैं, 1000 नंबर ले लेते हैं। आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखना नहीं आती, वो भी अभी आगे हम स्कॉलरशिप्स के बारे से डील करेंगे कि क्यों कॉपी पेस्ट कल्चर में जाते हैं। हमें बात करना तक नहीं आती, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। सो वी आर having a lot of issues and challenges due to this copy paste culture and ट्रेडिशनल सिस्टम दैट वी आर हैविंग इन पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। एहतशाम रहमानी, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं, इट्स योर लव, थैंक यू। रामीन हफीज़, अली आबिद लगारी, बदर आलम, एस के लगारी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर कम्प्लीमेंट्स एंड विशेस दैट यू आर वाचिंग एंड यू आर आल्सो लर्निंग। तो लर्निंग इसी तरह होती है, सुने और उसको बोलें। तो आप भी इसी को री करें। यहाँ पे जो आप हमारे साथ अगर आइडियालॉजीज जो हम शेयर कर रहे हैं उनके साथ अगर आप एग्री करते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसी को बार बार कमेंट्स करें, रिपीट करें, री करें, सो दैट वी मे लर्न दिस थिंग। तो जी आप हसन भाई, आप हमें जो है बताइएगा कि फिनलैंड में जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हवाले से बताइएगा कि किस तरह की जो ज़िंदगी है और वहाँ पे कैसा मयार है। लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो आई थिंक दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज जो हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से जो इस टाइम इवेल्युएट हो रहे हैं, उनमें तीनों स्कैंडिनेवियन ही आते हैं। स्कैंडिनेवियंस का मतलब है कि फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों जो हैं ये टॉप 3 है। उसकी सबसे आसान वजह ये है कि हमारे यहाँ जो जॉब कल्चर है ना, मतलब मेजोरिटी जो किसी भी नेशन की होती है वो जॉब कर रही होती है, एम्प्लॉयड होती है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका आता है वर्किंग कल्चर, वर्किंग कल्चर के अंदर आपके आते हैं वर्किंग आवर्स, कि आप कितने वर्किंग आवर्स आप ले रहे हैं। हर कंट्री के वर्किंग आवर्स जो वो डिसाइड किए होते हैं स्टेट ने, उसके अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ स्टैंडर्ड होती है। अब हमारे इस टाइम जो यहाँ वर्किंग आवर्स हैं वो है 7.5, आमतौर पे 40 वर्किंग आवर्स होते हैं पर वीक, लेकिन यहाँ हमारे 7.5 पर डे है, जिसका अकॉर्डिंगली 35 आई थिंक वर्किंग आवर्स बनते हैं, या 37 आवर्स बनते हैं पर वीक, जो कि आमतौर पे, मतलब आम जो स्टैंडर्ड है उससे कम है, जिसकी वजह से इनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर रनिंग करके अपने ऑफिस जाते हैं और 20 किलोमीटर रनिंग करके वापस आते हैं। दे हैव वाह। सच अ हाई स्टैंडर्ड कि उनके पास इतना टाइम है। हम अपने आप को, हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमने भाग के अपने ऑफिस से घर जाना है और घर जाके एक ड्रामा देखना शुरू कर देना है। तो वाई वाई हमारे पास क्या रीजन है कि हमारे लिए वो ड्रामा ज्यादा जरूरी है अपने लिविंग स्टाइल से ज्यादा, कि हम यहाँ साइकिलिंग का बहुत रिवाज है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आप साइकिल करो और आपका फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो और फ्रेश रहो, आप बाहर फिरते हो, फ्रेश रहते हो। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ आए तो आई थिंक एजुकेशन इनकी बेस्ट है, जो मैं पहले ही इवेल्युएट कर चुका हूँ। हेल्थ सिस्टम इनका बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए एक इनका स्पेशल इदारा है FSHS के नाम से, जो कि सिर्फ स्टूडेंट को डील करता है। उसके अलावा केला एक इनका इदारा है जो कि अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देता है, कि अगर कोई भी इंसान है, इवन के
अगर मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ, मैं मेरे पास यहाँ का पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास यहाँ का नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ मास्टर्स के बाद, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल मैंने जॉब की है, उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो केला मुझे भी पैसे देगा। दे विल गिव मी मनी टू सपोर्ट माई लाइफ। ये नहीं है कि वो कहेंगे ठीक है जी आप पाकिस्तानी हैं, आपको हम पैसे नहीं देंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टेट आपके साथ खड़ी है। आपका हेल्थ बेनिफिट्स आपको स्टेट देती है, आपके दूसरे जितने बेनिफिट्स हैं आपके, इवन के यहाँ जो जिनके बच्चे भी हैं, इवन के कई पाकिस्तानी हैं जिनके फैमिली इधर रह रही हैं, तो उनकी फैमिली से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सनाउल्लाह भाई की क्वेश्चन आ गया, मैं इनको अभी इस बात के बाद इनको मैं आंसर करता हूँ। तो जो जिनकी फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, उनके पास अगर हम जाके उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जो स्टेट है वो बच्चों को पालने के पैसे देती है। मतलब स्टेट गिव्स यू मनी टू ग्रो अप ग्रो अप योर चिल्ड्रन। तो ये 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 एक बहुत पाकिस्तान में जो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके लिए भी यही वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी अगर ये तमाम हैं। हाँ, अगर अगर पाकिस्तानी इधर आ जाते हैं तो उनके लिए ये सहूलत मौजूद होगी। तो ये एक होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होती है जो सिर्फ एग्जैक्टली। सिर्फ आपके लिए काम करती है। इवन के कभी कभी यहाँ दोस्तों से बात कर रहे हो तो वो कहा जाता है कि अगर सिर्फ ये स्टेट डिक्लेयर कर देना कि ये मुस्लिम स्टेट है, तो ये शायद मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट मुस्लिम स्टेट और वेलफेयर वेलफेयर स्टेट होगी दुनिया की। इतनी सिर्फ इनमें ईमान नहीं है, बाकी ऑनेस्टी और जितने भी आप ट्रेड्स कह सकते हैं एक मुस्लिम में होने चाहिए, वो इन सब इनमें हैं सब। इन सब इवन के स्टेट में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं। और अब आपको मैं एक बात बताऊं कि एक पोस्टल वर्कर यहाँ जो जो आपके होती है ना, ये क्या उसे होता है, पोस्ट, पाकिस्तान पोस्ट इस तरह है। पाकिस्तान पाकिस्तान पोस्ट। पोस्ट का एक इदारा है यहाँ। यहाँ पाकिस्तान पोस्ट की तरह का एक इदारा है पोस्ती के नाम से। पोस्ती का इदारा है जिसका पोस्ट और पोस्ती तकरीबन सेम ही चीज है, वो भी ये हाथ वगैरह डिलीवर करते हैं। उनके पोस्टल वर्कर्स की इनने तनख्वाह काटी, ये पिछले साल की बात है। और उसकी जो मिनिस्टर थी, उसने जान के वो चीज ऐसे ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए कि जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, तो वो उनने सबने तकरीबन उनने हड़ताल कर दी। तो उस हड़ताल की वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर तक ने, मतलब फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। और ये होती है आपकी सेल्फ इवेल्युएशन के, उसने इस चीज का वेट नहीं किया कि मुझे कोर्ट में लेके जाया जाएगा या कहीं भी लेके जाएगा। उसने कहा कि मेरी अपनी एथिकल जो फीलिंग्स है वो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसने रिजाइन कर दी है। और इससे ज्यादा आई थिंक आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतना अवेयर है कि अगर मैं इनको सर्व सही नहीं कर रहा तो आई शुड गो। और ये चीज आप वेलफेयर स्टेट का हेड जो है अगर वो ये कर रहा है तो वो एक परफेक्ट वेलफेयर स्टेट आई थिंक। वाओ, व्हाट अ लिविंग स्टैंडर्ड यू आर हैविंग इन फिनलैंड की, क्या आला और शानदार वहाँ पे लिविंग है। वहाँ पे शहरियों को आवाज़ उठाने की, इख्तलाफ करने की, पूछने की, क्वेश्चनिंग करने की जो है इजाज़त और है। एक एक आखिरी चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, एक आखिरी चीज इसमें ऐड कर देता हूँ कि यहाँ किसी भी जॉब को बुरा नहीं समझा जाता। वाह। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो जो यहाँ के आपने सीखी है। मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि शॉपकीपर है। मतलब मैं जाता हूँ कहीं ऐसी दुकान पे मुझे नजर आ जाते हैं, मतलब मैं किसी बुटीक में गया हूँ या मैं किसी जनरल स्टोर में गया हूँ, तो मुझे वो आगे से मेरे दोस्त ही नजर आ जाते हैं एज ए शॉपकीपर। तो मैं उन्हें डिग्रेड नहीं करता वहां जाके, मैं वहां खड़े होकर ये नहीं समझता कि ये यहाँ क्यों कर रहा है, ये शॉपकीपर क्यों है, ये तो ग्रेजुएट है, मास्टर्स कर रहा है, तो ये यहाँ शॉपकीपर क्यों कर रहा है। बट वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, वो अपने आप को ग्रूम कर रहा है, क्योंकि उसका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ रहा है। आप जो दूसरे से सीखते हैं वो एज अ दुकानदार वो ऐसी चीजें सीखता है। उसने शायद खड़े हुए अपने 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर हजारों बंदों से बातें करनी है, सलाम करना है, दुआ करनी है, कोई बात करनी है, तो वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। और उसके अलावा वो पैसे भी कमा रहा है। तो ये चीज जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में है कि हम शॉपकीपर नहीं हो सकते, हम जो है डिलीवरी बॉय नहीं हो सकते, हम क्लीनर नहीं हो सकते, हम पिज्जा नहीं बना सकते, हमारी अपनी हम अगर दुकान है तो हम उस पर जाके मतलब एज अ शेफ नहीं रह सकते, कुक नहीं बन सकते। और ये चीजें मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ कि मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं और वो ये काम भी कर रहे हैं। और सबसे यूनिक चीज कि इवन के कई ऐसे प्रोफेशन है जिनकी पे जो है वो मेरे प्रोफेसर की पे से ज्यादा है। वाह। मैंने एक मेरे यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो, तो वहां के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनकी पे जो थी वो मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स की पे से ज्यादा थी। वाओ, इट्स अ ग्रेट तो थिंग। वो ये चीजें हैं कि ये स्टेट जो है ना वो स्टेट आपको डिसाइड करती है कि स्टेट आपको दिखाती है कि ये जो है ये प्रोफेशन अच्छा है, ये बुरा प्रोफेशन है।
ये प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है, ये काम अच्छा है, तो वो ये जो है ना, ये कैटेगराइजेशन ये खत्म कर दी गई इन लोगों वाह! ने। यही चीज़ें हैं जो वो गेन कर गए हैं और जो हम लूज़ कर चुके हैं, जो हम खो चुके हैं कि हज़रत अली फरमा रहे हैं कि कोई भी पेशा भीख माँगने से बेहतर है। तो बेशक। आज हम देखें हक़ारत की नज़र से देख रहे हैं एक पेशे को, एक पेशे तबक़ाती कशमकश है जो हमें लेके ज़वाल की तरफ जा रही है। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए पर इस चीज़ पे भी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि आज मैं कुर्सी वाली जॉब जिसे कहते हैं कि ऑफिस जॉब करने को तरजीह देता हूँ। हमारा ज़राअत करने वाला ग्रेजुएट वो खेत में जाने की बजाय, वो किसानों की रहनुमाई करने की बजाय वो चाहता है मैं दफ्तर में बैठ जाऊँ। हमारा बीबीए करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप करने की बजाय वो क्या कहता है मैं जो है एक जॉब करूँ। तो ये जो जॉब कल्चर है, जॉब कल्चर ने हमें और जॉब कल्चर के अंदर फिर जो तबकाती कशमकश है इसने जो है हमें जो है ज़वाल की तरफ ले के हमें डुबोया है। और मैं समझता हूँ कि हर प्रोफ़ेशन बराबर है। हर प्रोफ़ेशन बेशक। जो है हर प्रोफ़ेशन की कदर है। असल में जो है ये जो अच्छे-बुरे लोग होते हैं वो हर जगह पे होते हैं। पर कोई प्रोफ़ेशन अच्छा-बुरा नहीं होता। बेशक। लोगों में फ़र्क हो सकता है, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेशन। सो हियर इज़ द क्वेश्चन ऑफ मोहम्मद सनाउल्लाह। व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू आफ्टर ग्रेजुएशन? कैन यू सी हियर ऑन योर स्क्रीन? जी, मैं देख सकता हूँ, मैंने इसीलिए पहले कहा था कि मैं इसको बाद में एड्रेस करता हूँ। मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ। अच्छा, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मोहम्मद सनाउल्लाह जो है ये मेरे ही क्लास फेलो हैं, तो इनके साथ बड़ी पुराना एक रिश्ता है, जो इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। तो क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हमें इन्होंने पूछा है, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू आफ्टर ग्रेजुएशन के। मैं ये भी बताता जी, चलूँ जी। कि हमें जोड़ने की वजह भी यही सनाउल्लाह भाई हैं कि जिनके रेफरेंस की वजह से आज हम वर्चुअली कनेक्टेड बैठे हैं और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जी, कि इस जी, जी, वजह से बेशक। सनाउल्लाह भाई की जानब जाता है। बेशक, बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। तो इनका क्वेश्चन अच्छा है। ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना, पहला जो उनका क्वेश्चन है ना, उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने बाहर जाना है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, फिर आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। उसपे सबसे पहला ऑप्शन जो आपका, आपने पहली बात कर दी, टीचिंग है। दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री वाली साइड पे आप चले जाएं। टीचिंग का ऑप्शन तो है, वो दोबारा डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है इतना कि बंदा दोबारा दोबारा उसी चीज को रिपीट करे। लेकिन इंडस्ट्रियल जो है ना, वो बहुत अच्छी एक ऑप्शन है कि इंसान इंडस्ट्रीज की कोशिश करे। अब इंडस्ट्रीज की कोशिश करने में ये प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। मेरे ख्याल से जहां आप बैठे हैं, आप इस टाइम फैसलाबाद में मौजूद होंगे। जहां अगर मैं इस फैसलाबाद में। वक्त मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये आमों का बाग है। अगर मैं व्यूअर्स को दिखा सकता अच्छा, हूँ अच्छा, मैं समझा, क्योंकि आप फैसलाबाद में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं समझा आप फैसलाबाद में होंगे। तो अगर आप फैसलाबाद में जाएं, तो फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल स्टेट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से। तो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो सकती थी केमिस्ट्री के ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। और एक आपको अगर पता हो कि जो स्टेट जो होती है वो सब ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करती है, वो सब ज्यादा रिच होती है इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बट हमारे यहाँ केमिकल इंडस्ट्री ही नहीं है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की ऑप्शंस ही नहीं है। दूसरी चीज आती है, फिर कुछ ऑप्शन आ जाती है मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आ जाती हैं। कुछ जैसे एक टेक्सटाइल टेस्टिंग इंटरनेशनल एक कंपनी है, वो लाहौर में उसका ऑफिस है, वो आ जाती हैं। मतलब काफी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन असल में ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस नहीं है। अब ये हो सकता है कि कोई जो स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जांपल मैं इवन के सनाउल्लाह भाई को ये इनिशिएटिव दूंगा कि वो एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर केमिकल की जॉब आती है, मतलब हर साल आती होंगी, लिमिटेड होती होंगी, मतलब 100 होंगी, 200 होंगी, बहुत कम होंगी, लेकिन आती हैं। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर एक जॉब आई थी इसके अंदर, चश्मा पावर प्लांट के अंदर, एज अ साइंटिस्ट जो होता है वो केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री के वो स्टूडेंट्स हायर कर रहे थे, 4 या 5 स्टूडेंट्स वो हायर कर रहे थे, एज अ साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट हायर कर रहे थे। जॉब्स हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जॉब की मतलब क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब आटे में नमक के बराबर है, लेकिन है सही है, लेकिन बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने बाहर आना है, तो वो तो उससे तो बेहतर ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपना मास्टर्स भी परसू कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और अनफॉर्चुनेटली इतने ब्राइट स्टूडेंट है कि मैं तो अपने आप को शायद टॉप 100 में भी ना रखूं, टॉप थाउजेंड्स में भी ना रखूं, इतने ब्राइट स्टूडेंट है पाकिस्तान के पास, जो बाहर आके
एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और दे कैन मेक अ चेंज, दे कैन मेक अ नेम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे पास उनके उनके पास कितना टैलेंट है और उनको कितनी कितनी चीजें वो गेन कर सकते हैं बाहर आके। Exactly, जी बिल्कुल आपने well addressed किया you have addressed the question that there are a lot of opportunities abroad कि अगर हम बाहर हैं तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में अगरचे कम हैं लेकिन हैं ज़रूर उसके लिए भी जो है प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है वो प्लानिंग क्या है यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स विच आर और अभी ऑफरिंग अभी अभी तक कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है पाकिस्तान में जो केमिस्ट की हो, सिर्फ केमिस्ट की हो। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ग्रेजुएट हूँ, तो सिर्फ एक केमिस्ट की ऐसी एसोसिएशन, जैसे यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, यंग 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 साइंटिस्ट के आजकल एक बड़ी वो चल रही है। तो यंग जो केमिस्ट हैं उनकी कोई ऐसे अदारा नहीं है जो हमारे कि यहाँ हमारे यहाँ हर वो एसोसिएशन मिल जाती है जो असल में वो लोग जो अपने राइट्स लेना चाहते हैं ना वो एसोसिएशन बना लेते हैं और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कल्चर भी यही है कि आप अगर अकेले हैं तो आपको राइट्स नहीं मिलने वाले 20 बंदे होकर रोड पे आ जाते हैं तो उसकी जो है बात सुनी जाती है सो दैट इज बेशक एक्चुअली ऐसी है। और ये आई थिंक क्या ये है। इस टाइम हमारे पास केमिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर मेरे ख्याल से मैं 2018 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में था, तो उस टाइम तक का मेरिट जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जो केमिस्ट्री का था वो मेरे ख्याल से पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट था, 91 92 था। और आई थिंक 91 92 के मेरिट के स्टूडेंट को अगर ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलनी, उसने टीचिंग ही करनी है, तो आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ टू स्टडी केमिस्ट्री। मैं तो प्लेनली कह सकता हूँ ये चीज कि फिर स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़नी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप किसी चीज़ को जो है वो प्रोफेशन दे ही नहीं रहे वहाँ पे फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो फिर उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस ही ना कराएं जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसका अब फिर फायदा नहीं है एग्जैक्टली। अब ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक, जो बस एक लाइन में मैं खत्म करता हूँ इस बात को, कि स्टेट को पता होता है कि हमारे पास कितनी जॉब्स हैं और हमने कितने स्टूडेंट्स या कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं। अगर स्टेट को इस चीज का पता नहीं है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 जॉब्स हैं और हम 10,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो स्टेट इज अ फेलियर। स्टेट कुछ नहीं कर रही। यहाँ के यहाँ जो ऑल्टो यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था जिसने ऑल्टो यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनका मैं एक सेमिनार था वो मैं सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि इस टाइम फिनलैंड के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो सारी फिल भी हो जाए स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर भी 6,000 वैकेंसीज रह जाती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को फिल करनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा है और स्टूडेंट्स है ही नहीं है। और यही एग्जैक्टली इनकी जॉब मार्केट का हिसाब है कि जॉब मार्केट में जॉब इतनी ज्यादा है और स्टूडेंट्स है ही नहीं है इनके पास, मतलब वर्कर्स है ही नहीं है इनके पास। और ये स्टेट का फेलियर होता है कि वो एक ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। जैसे अब इंजीनियरिंग और मेडिकल से हम पिछले 15 साल से बाहर ही निकल सके। हमने सोचा कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कोई जॉब नहीं होती। और अब इंजीनियर बेचारे हमारे केमिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, वो बेचारे अब घरों में बैठे हैं और दे आर, मतलब स्टेट ने फेलियर किया इस चीज पे। स्टेट को अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। अरे यार बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है लेकिन साथ साथ ये भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जो हसान भाई आपने स्टार्ट में कहा था कि कोई भी प्रोफेशन है कोई भी जॉब है फिर उसे जो है हम बुरी निगाह से ना देखें बल्कि बेशक। ठीक है आप ग्रेजुएशन कर ली आपने जो है वो सीख ली आपने आपके पास अवेयरनेस आ गया आपने शोर सीख लिया और लाइफ गुजारने का तरीका सीख लिया उसके बाद आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं अगर आप जो है प्रोफेशनल उस फील्ड में नहीं जा सकते तो आप कोई और जो है इनिशिएटिव स्टार्टअप जो है ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग। आपके साथ बात करते करते हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस सेशन आसान भाई के अभी मुझे पता नहीं चला मुझे अंदाजा था कि 15 से 20 मिनट हुए होंगे और मैंने देखा तो 48 मिनट हो गया और हमारे जो क्वेश्चंस हैं अभी जो है आई थिंक 60 to 70% जो है वो रिमेनिंग है। खैर है, कुछ नहीं सो होता, हम जल्दी एड्रेस कर लेंगे उन्हें। ओके ऑलराइट सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप हमें जो है ब्रीफली जो है पाकिस्तानी सिनेरियो के हवाले से बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर द स्कॉलरशिप्स के हवाले से देख रहे हैं क्या वो उनके लिए चेक लिस्ट है क्या होमवर्क है जो उन्हें अप्लाई करने से पहले वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स और जो चीज़ें लैंग्वेज टेस्ट है उन्हें मेक श्योर करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो है फिर कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं और उनका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। अच्छा, मैं बहुत
छोटा सा मुख्तसर सा इसका इसका जवाब देता हूँ। चेकलिस्ट में सबसे पहले आता है आइल्स। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं आइल्स के बगैर स्कॉलरशिप हासिल कर लूंगा, तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली रॉन्ग। आपके पास अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्रूव नहीं कर सकते तो आप स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। और ये ऑलमोस्ट 90 टू 95% स्कॉलरशिप का पहला क्राइटेरिया होता है कि यू मस्ट हैव आइल्स या टॉफल या ऐसा कोई लैंग्वेज टेस्ट हो जो आपने किया हो। और जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है या कोई पूछने आता है कि स्कॉलरशिप हम कैसे करें, तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन करता हूँ कि आपने आइल्स किया है? वो कहता है नहीं। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप आइल्स करें, उसके बाद हम दोबारा इस बात को डिस्कस करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ मिल सकता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि आपकी डिग्री जितनी भी है वो टेस्टेड होनी चाहिए। हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स का साथ मसला क्या है कि उनके पास जैसे है आईबीसीसी है, मेरे ख्याल से वो मैट्रिक और एफएससी की सनद को वो टेस्ट करते हैं, और एचईसी जो है वो ग्रेजुएशन, अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की जो अंसाद हैं उनको वो टेस्ट करते हैं एचईसी वाले। ये दोनों अटेस्टेशन लाजमी होती है। किसी भी कंट्री में हमारी जो है डिग्री डायरेक्टली वैलिड नहीं होती अनटिल के हम अटेस्टेशन करवाएं। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ मसला क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये मई चल रहा है, तो 31 मई अगर डेडलाइन है एप्लीकेशन की, तो वो 26 को अप्लाई करना शुरू करते हैं, और 27 को उनको समझ आती है कि हमने टेस्टेशन करवानी है। और टेस्टेशन की उनको डेट मिल रही होती है जुलाई की। तो जुलाई की डेट मतलब 1.5 महीने बाद की डेट मिल रही है, और वो कहते हैं इस साल हम अप्लाई नहीं कर सकते, और वो डेट अगले 1.5 महीने बाद भी वो टेस्टेशन नहीं करवाते। तो वो कहते हैं कि अब हम अप्लाई नहीं करेंगे, अब हम बाहर अप्लाई नहीं करेंगे, और किस्सा किस्सा तमाम हो जाता है यही। और ये चीजें सबसे पहली चीजें, सबसे मतलब प्री रिक्विजिट जिन्हें हम कहते हैं, ये वो होते हैं कि आप ये चीज करेंगे तो आप अप्लाई तब कर सकते हैं, एलिजिबल ही तब हो सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप उसके बाद जो मेरिट होता है वो सब चीजें तो बाद में, लेकिन एप्लीकेशन के लिए अटेस्टेशन सबसे लाजमी है, और आइल्स सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें, उसके अलावा आ जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपनी तरफ से बनाने होते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, या लेटर ऑफ मोटिवेशन है, या स्टडी प्लान है। ये चीजें जो है ये आप पढ़ के मतलब 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन 2 दिन, हफ्ते में बना सकते हैं, क्योंकि ये आपने बनाना है। इसमें कोई किसी अदारे से आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। बट आइल्स और जो डिग्री टेस्टेशन है, इसमें आपको अदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो अदारों इन्वॉल्व होने की वजह से ये टाइम टाइम टेकिंग चीजें हैं। तो ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप मोस्टली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, आई वुड से। उसके बाद आ जाता है कि आपका वो, ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं सिर्फ मेरिट की बात कर रहा हूँ कि आपका कितना जीपी होना चाहिए, वो एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन आप सबसे पहले कि आप अप्लाई करें। दूसरी चीजें हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ फ्री एप्लीकेशन होती है। जैसे फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री एप्लीकेशन है, एस्टोनिया की कुछ यूनिवर्सिटीज में, जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री एप्लीकेशन है, कुछ में फीस होती है। तो ये काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं जिसमें आपको फ्री एजुकेशन है। और तीसरी चीज ये है कि कई कंट्रीज हैं जिनमें एजुकेशन है ही उनकी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स जो है वो जर्मनी में, वो सारा जर्मन में है। तो वो अगर आपको जर्मन नहीं आती तो यू आर नॉट एलिजिबल डायरेक्टली। ये मैं सीधा कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको एक जुबान का टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए डुच का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दे सकते तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा पहले आपने प्रूव करनी है, और उसके लिए आइल्स और डिग्री टेस्टेशन, ये दोनों चीजें करनी है लाजमी आपने। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर ये है कि आप जब भी कोई सेशन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अब ये 2021 का सेशन स्टार्ट होगा, 2020 तो चल रहा है, तो 2021 के सेशन के लिए आपने अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करनी है अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने होते हैं जिनके अंदर सारे एडमिशन ओपन होते हैं ऑलमोस्ट दुनिया के हर जगह के। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट तकरीबन 6 महीने पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन ओपन होते हैं, और आप देखना शुरू करें कि आपका कौन सा कंट्री सूट करता है। कंट्री देख के उसके बाद उसकी ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि आप सबसे पहले आप कंट्री देखें कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, उसके बाद आप देखें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका फिर आप क्राइटेरिया देख लें। और मेरे पास अभी तो शायद नहीं है, क्योंकि मैं वो अपने दूसरे जहाँ मेरी रिहाइश गया है हेलसिंकी में, उधर मैं वो कॉपी शेड आया हूँ, वरना मैं आपको दिखाता कि मैंने एक कॉपी बनाई हुई है। उस कॉपी के अंदर मैं लिखता हूँ कि ये कंट्री है, इसमें ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने अप्लाई करना था, और मेरे पास थी जब मैं अप्लाई कर रहा था। तो इसमें ये चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं, ये इसकी डेडलाइन है, इसके पहले मैंने अप्लाई करना है, और ये मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब ये ऑलमोस्ट आपका एक पेज बनता है एक यूनिवर्सिटी का, कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डेडलाइन, ये सारा कुछ डाल के। और क्वारंटीन में रह के सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास यही है कि आप नेट सर्च करें, नेट पे अच्छी सर्च करें। अच्छी सर्च क्या होती है? प्रोडक्टिव सर्च ये है कि आप कुछ सीख रहे हैं नेट से। आपने डेडलाइन दी, अब वो जो कॉपी पे आपको लिखा है ना, वो आपने लाजमी देख लेना है, लेकिन नेट पे आपको वो कहाँ मिलेगा वो आपको नहीं याद रहना। तो आप एक बार एक कॉपी बनाए, मैक्सिमम 10 पेजेस पे 10 यूनिवर्सिटीज लिख लें। वो आप कहें जी कि इन यूनिवर्सिटीज को मैंने टारगेट करना है, और उनको अप्लाई करना शुरू कर दें। और आइल्स की तैयारी कर सकते हैं लोग क्वारंटीन के अंदर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
वाओ, comprehensively you have described all the things, हसान भाई। जो कि हमारा टॉपिक था, आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई हैव रिटन हियर ऑन द स्क्रीन। जो स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आई वुड रिकमेंड देम कि वो वीडियो को स्टार्ट से देखें, सो दैट दे मे अंडरस्टैंड द वीडियो थ्रू आउट this what we have been discussing, कि first of all you must have the language test like IELTS, TOEFL, so ताकि आप जो है लैंग्वेज को प्रूव कर सकें अगर आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव GRE, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस जी। टेस्ट, इसका जो है कोई मुतबादल नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग है, HEC में महीना 2 महीने लग जाते हैं, मैट्रिक के FSC के डॉक्यूमेंट्स, सो यू नीड टू हैव अटेस्टेड देम। अब और बात करेंगे कई थोड़ी कई सी। कंट्रीज में जैसे चाइना है, उसके अंदर एक पुलिस क्लियरेंस का भी एक फॉर्म होता है। पुलिस क्लियरेंस का भी एक फॉर्म होता है, आई थिंक वो मेरे एक दोस्त होते हैं चाइना, वो भी मेरे ख्याल से पुलिस क्लियरेंस का भी एक फॉर्म होता है। तो वो जब आप अप्लाई करने लगते हैं तो इस तरह की कई चीजें निकल आती हैं। तो ये भी एक चीज है कि आप जितना जल्दी अप्लाई कर सकें वो भी करें। एग्जैक्टली तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो कि अप्लाई करते हुए थोड़े से टेक्निकल जो पॉइंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स के पास जो है वो होना चाहिए। एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि वो किस चीज़ में रिसर्च करना चाहता है, और इसके अलावा जो है उसके पास रिसर्च प्रपोजल होता है। एक स्टडी प्लान है, एक रिसर्च प्रपोजल है, और इसके साथ साथ जो प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर भी होता है, या मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से हसान भाई से हम पूछेंगे, काइंडली हमें इस चीज़ के बारे में भी जो है गाइडेंस दें। अच्छा, 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने स्पेसिफाई किए, इसको मैं कर देता हूँ। एक है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है सबसे पहले, जो आपका टीचर आपको देता है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप जिसको हम लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। तीसरा है स्टडी प्लान, और चौथा है रिसर्च प्लान। अब सबसे पहले जो है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, या कुछ जो एम्प्लॉयर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपका रिकमेंडेशन दे। तो वो रिकमेंडेशन आपको प्रोफेसर आपके दे सकते हैं, या वो कोलीग जिनके साथ आप काम करते रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्रीज में काम करते रहे हैं, तो वहाँ जो आपके सुपरवाइजर हैं या मैनेजर हैं वो आपको दे सकते हैं ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो मैं तरीका समझता हूँ वो ये है कि आप खुद लिखें अपने बारे में, क्योंकि क्योंकि किसी को भी आपकी जिंदगी की हर चीज नहीं पता होती। उसको आपको पास नहीं पता कि आपने क्या क्या आपके पास अचीवमेंट्स हैं, वो आपने सब कुछ मेंशन करने के लिए आप उसको खुद एक ड्राफ्ट सा दें कि ये मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो मुझे आप बना दें। वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना देगा, और मोस्टली टीचर्स आपको बना देते हैं इस चीज से। और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए सबसे आसान यही टीचर दिए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको ऑप्शन मिलती है ये चीज की। दूसरी चीज आ जाती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दूसरी थी स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का है जी कि स्टडी प्लान आपने बनाना है। अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टडी प्लान यूज होता है उन मास्टर्स या उन PhD डिग्रीज के लिए जिनमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है। जैसे चाइना में अगर आपने जाना है तो आपके लिए स्टडी प्लान लाजमी है। स्टडी प्लान आपको डिफाइन करता है कि आपने एक एक वीक में, एक एक मंथ में आपने कैसे चलना है, और अपना क्या आपने किस तरह अपने स्टडीज को लेके चलना है। तो वो ये होता है कि आपने ये कोर्सेज इस सेमेस्टर में उठाने हैं, ये कोर्सेज आपने इस सेमेस्टर में उठाने हैं, उसके बाद इस टाइम आपने रिसर्च स्टार्ट करनी है, और इस टाइम आपकी रिसर्च खत्म होनी है, और इस चीज पे आपने रिसर्च करनी है। वो एक डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तकरीबन 3 to 4 पेजेस होती हैं। और उसमें आप बताते हैं कि आपके ये कोर्सेज हैं जो आपको ये इस तरह आप अरेंज करेंगे तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और वो एक पूरा प्रपोजल समझ लें कि उस तरह सा होता है स्टडी प्लान के लिए। और ये चाइना के लिए यूज होता है क्योंकि वो आपसे मांगते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3 इयर्स मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, सेकंड ईयर में क्या करेंगे, और थर्ड ईयर में आपका क्या सिनेरियो होगा। ये उसके लिए यूज होता है। और ये रिसर्च मास्टर्स के लिए होता है। रिसर्च मास्टर्स का मतलब है कि उसमें जो आपको टीचिंग की जाती है, मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है वो कम होता है, लेकिन आप लैब के अंदर या जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। दूसरी साइड पे आते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये उन मास्टर्स में यूज होता है जहाँ रिसर्च का मतलब सिर्फ एक ही, जिस तरह हमारे बैचलर्स में एक सेमेस्टर सिर्फ रिसर्च का होता है और बाकी सारी आपकी टीचिंग होती है, मतलब मेजोरिटी टीचिंग होती है, जैसे फिनलैंड में है। यहाँ मेजोरिटी टीचिंग है और सिर्फ कुछ जो है मतलब आखिरी 6 महीने में आपने रिसर्च करनी होती है, रिसर्च का पोर्शन कम है। तो इन कंट्रीज के अंदर आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है। उसमें बेसिकली आपने डिफाइन करना होता है कि आप क्यों, सबसे पहली चीज आ जाती है कि आप कौन है। उसके बाद आपने क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, और वो बैकग्राउंड आपको किस तरह उस यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम से कनेक्ट करता है। और आपने प्रूव करना होता है कि ये यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है इससे आपको क्या फायदा होगा फ्यूचर में, मतलब ये आपको कैसे डिवेलप करेगा, ये प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी का वो आपको कैसे डिवेलप करेगा कि एक आप अच्छा साइंटिस्ट बन सकें, या अच्छे अपने जो आपका कैरियर है उसको लेके चल सकें। और फिर आपने ये भी प्रूव करना होता है कि यूनिवर्सिटी को आपके होने से क्या फायदा होगा।
सिर्फ ये वन साइडेड फेयर नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी मुझे इससे ये फायदा होगा, यूनिवर्सिटी को भी तो गिव उससे एंड फायदा टेक होना होता है। चाहिए। जी, जी, गिव एंड तो टेक वो भी होता है आपने कि प्रूव करना आप होता है कि आपसे जो है क्या फ़ायदा मिलने वाला है उस कंट्री को, इस इदारे को, और आप फिर आप डिग्री करने के बाद सोसाइटी को किस तरह सर्व करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये थोड़ा-सा इस हवाले से भी बताइएगा कि वो बच्चे जो लिख देते हैं कि मैं जो है इस तरह जो है ये डिग्री कंप्लीट करूँगा और फिर जो है मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। उनके जो है क्या वो होते हैं अच्छा, ये प्रेशर? इस चीज में ना, इस चीज में दो दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है कि कुछ कुछ जो होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल टीचर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी का लेटर मोटिवेशन आता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है तो मैंने उसको पढ़ना है। अब ये दो चीजें हैं, दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि फिनलैंड जो है ना एक बहुत अच्छा कंट्री है और मैं बहुत ज्यादा फिनलैंड का मुहिब्बुल वतन हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास टैलेंट एक्विजिशन कर रहा हूँ मैं, जिसे हम एक टर्म ब्रेन ड्रेन की टर्म बहुत कॉमन यूज होती है कि हमारे जो पाकिस्तान से वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं और वो वापस नहीं आते। तो आई वुड से कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, मैं ऐसे इंडिविजुअल्स को लेना चाहता हूँ कि जो मेरे पास हमारे कंट्री में आए और इसको कंट्री को डेवलप करें, और वो बेशक इधर रहें। तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। अब वो उस पे जो पढ़ है उस लेटर ऑफ मोटिवेशन को, और हो सकता है वो उसको लाइक करे कि ठीक है जी, ये हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, मैं इसको ले सकता हूँ और ये हमारे पास हमारी इकोनॉमी में ये हेल्प करेगा हमारा, ये यहाँ प्रोफेसर लग सकता है, इंडस्ट्री में जा सकता है, उनके यहाँ टैक्सेस पे करेगा, उसके बहुत ज्यादा एडवांटेज भी हो सकते हैं। बट मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो लेटर ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कंसिडर करते हैं इस चीज को अच्छा कि आप वापस अपने, ये लिखें कि आप वापस अपने कंट्री में जाएं और अपने कंट्री को सर्व करें, ये मेजोरिटी होती है। लेकिन आई वुड से कि मेजोरिटी के साथ ही जाना चाहिए। अगर आपको नहीं श्योर कि बंदा, क्योंकि आपको किसी को भी नहीं पता होता कि अगला बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो आई थिंक यू शुड गो विद मेजोरिटी और यही लिखें कि आप वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। हो सकता है वो आपको, क्योंकि उसको भी ये कंफर्म तो ये भी नहीं है, उसको तो ये नहीं ना पता कि आपने रहना है या नहीं रहना, उसको तो आप सिर्फ एक लिखी बात दे रहे हैं। तो ये तो बात का डिसीजन है, आपने इधर रहना है नहीं रहना है। बट उसको आप एटलीस्ट ये कन्विंस करें कि आपने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान को सर्व करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखा था कि मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में आके एक लैब खोलना चाहता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब। और ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कभी ये ऑप्शन मिले कि मैं पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान को सर्व कर सकूँ। इंशाल्लाह मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, कि अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करें। और मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि आई हैव एक्चुअली अटेंडेड अ सेमिनार जिसमें वो बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूएसए में रिजेक्शन होती है, वीज़ा रिजेक्शन लोगों को होती है, जो लोग ये शो करते हैं कि हम जो है वापस नहीं आएंगे, उनको जो है वीज़ा रिजेक्शन होती है, क्योंकि दे डोंट हैव अ स्पेस फॉर यू पीपल, क्योंकि वो पहले से बहुत तंग है वहाँ पे रिफ्यूजीज, और बेशक ऐसे ही। उनके पास बहुत ज़्यादा जो है मसाइल हैं। तो आप जो है ये शो करें कि आपने आना है। और दूसरी बात, वाकई इस ये शो करना भी चाहिए, क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग यू कि अगर आप अपने मुल्क को सर्व नहीं कर सकते, आप वापस नहीं आएंगे, तो उनके मुल्क को क्या करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली द आइडिया दैट यू मे पिक, दैट व्हाट वी आर सेइंग हियर। तो जी नाजरीन, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विशेस। हमारे साथ बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद उस्मान, आमिर नज़ीर पिताफी, हमजा ईवान, अब्दुल शुक्र लगारी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विशेस। तो अब हम अपने सेशन के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो सेशन जो कि हमारा रूटीन से आज बड़ा हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हसान भाई का जो है प्यार है, और उनकी जो है वतन के लिए मोहब्बत है, और जो कि हमें जो है उनके साथ बाउंड किए हुए है। तो अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हसान भाई, फिनलैंड में या फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हमें ज़रा बताइएगा कि किस तरह की जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें इसमें भी मैं दो डिवीजन कर देता हूँ। एक वो लोग हैं जो डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से वो जॉब अप्लाई करें और यहाँ उनको जॉब मिल जाए। दूसरे वो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल इधर स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, जो यहाँ फिनलैंड में रह रहे हैं और वो जॉब अप्लाई करें और उनकी सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में तो आई वुड से कि 90 टू 95% इवन के 99% रिजेक्शंस ही होती हैं, जो लोग डायरेक्ट जॉब अप्लाई करते हैं फिनलैंड में, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये प्रेफर नहीं करता कि उसको सपोर्ट करना पड़े वीजा एप्लीकेशन को अपने एम्प्लॉई के लिए। तो वो वो जो है ना, वो अपना पेंस टेकिंगली ये काम नहीं करना चाहता। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो ये नहीं कहेगा जी कि आप अप्लाई करो वीजा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो ये चीज करना नहीं चाहते। तो इसलिए कैटेगरी हमारे पास एक ही रह जाती है, जो कि इधर स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा जो किसी भी कंट्री में, यूके, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को निकाल के, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को निकाल के, दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं उसमें एक सबसे पहला बैरियर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। अब जो जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर है या इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं, जो लोअर जॉब्स हैं, उनके लिए आपको लैंग्वेज
रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप नहीं कर सकते। और ये अच्छी चीज़ है, आप एक ग्रेजुएट हो, आपको क्यों इस तरह की जॉब करनी है? आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ये हमारी थिंकिंग के मुताबिक। तो अगर आपने अच्छी जॉब लेनी है, तो उसके लिए फिर ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं कह रहा था। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, आप अप्लाई करें, 2-4 जगह अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे ही आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो तो जॉब मिल जाती है। और पीएचडी तो फॉर एग्जांपल यहाँ जो पीएचडी है फिनलैंड के अंदर, वो एज़ अ जॉब ही कंसिडर होती है। पीएचडी इज़ नॉट अ स्टडी, पीएचडी इज़ अ जॉब। यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट जो जितने ही पीएचडी हैं उनको ऑलमोस्ट 2500 यूरोज़ जो है ना वो पे किया जाता है। मतलब 2500 यूरोज़ पे किया जाता है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स पे किया जाता है। मतलब 4 साल तक वो पे किया जाता है, और वो आपकी जॉब कंसिडर होती है, फुल टाइम जॉब होती है आपकी पीएचडी। पीएचडी इज़ नॉट अ स्टडी, पहली चीज़ ये भी मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद पीएचडी के बाद आपकी तकरीबन जॉब कन्फर्मेशन होती है, आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री हो गई, या इवन कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एज़ अ डोसेंट या एज़ अ टीचर लेक्चर हायर कर लेती हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी केमिस्ट्री की हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अगर स्पेसिफ़ाई करना शुरू करूँ, तो एक नेस्ले कंपनी है, बहुत बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है। वो उसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इस तरह एक फार्मास्यूटिकल, ओरिएंट फार्मास्यूटिकल यहाँ एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल है, जिसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे भी रिसर्च की हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और बहुत जॉब बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट का एक्सपोज़र कितना है। अगर स्टूडेंट अच्छा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी, और यहाँ जॉब प्योरली इंटरव्यू बेस्ड होती है। मतलब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, तो आपको जॉब दे देते हैं। ये कहीं सिफ़ारिश वाला सिस्टम यहाँ ऑलमोस्ट नन है। मैं सिफ़ारिश वाले सिस्टम को मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं किया। हाँ, एक चीज़ सही। होती है रिकमेंडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने किसी कोलीग को रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं उसे कहूँगा कि ये जो मेरे साथ, ये स्टूडेंट मेरे साथ रहा है, पढ़ता रहा है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका इंटरव्यू कर लें। बट दे विल ओनली ब्रिंग हिम फॉर द इंटरव्यू। वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको इंटरव्यू तक उसको कहता हूँ इसका इंटरव्यू आप कर लें। और वो क्या करेंगे, वो सब स्टूडेंट्स के साथ उसको भी इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। दैट्स द ओनली पावर दैट सिफारिशी हैज़, कि सिफारिशी जो है ना, वो सिर्फ़ इतनी That सिफारिश कर सकता है कि इसको इंटरव्यू के लिए बुला लें। that actually takes him out until that table of interview, कि वो वहाँ सिर्फ उसे टेबल तक पहुँचा देते हैं, और आगे जो उन्होंने डेफिनेटली ये बात क्लियर है कि एक इदारा क्यों रखेगा उस बंदे को जो उस इदारे को बेनिफिट नहीं दे सकता, जो एलिजिबल बेशक नहीं ऐसे है, ही है। तो उसे बेशक अपॉइंट ऐसे क्यों करेंगे। यहाँ भी पाकिस्तान में यही चीज़ है, जॉब्स हैं ज़रूर हैं, पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कुछ काम आता है, काम करने वालों के लिए बहुत सी जॉब्स हैं। मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन कंटेंट राइटिंग, इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑन फ्रीलांसिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर लें, सो यू कैन डू। तो जी नादरीन, अब हम अपने सेशन के बिल्कुल इख्तिताम की जानिब तो हैं ही, और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो दैट आर एक्चुअली पॉपिंग आउट इन माय माइंड। तो मैं हसान भाई से जो है एक पर्सनली जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दैट आई अप्लाइड इन दिस सेशन, कि मैंने भी जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इशू ये आता है कि जो गैप ईयर की हमने शुरू से बात की, तो मेरा बिलीव है कि गैप ईयर हो जाए और हम अगर अपनी लैंग्वेज और चीज़ें इंप्रूव कर लें तो वो कैसा है, क्योंकि अभी हम जैसे स्टूडेंट्स जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनके पास अभी तो एक तो यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देती अगस्त सितंबर तक। तो फिनलैंड में कब सेशन स्टार्ट होता है, हम लोग कब अप्लाई करें, क्या गैप ईयर डालना ज़रूरी है या इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, गैप ईयर की डेफिनेशन ना थोड़ी-सी वेरी करती हैं। गैप ईयर, मैं उस गैप ईयर को कहता हूँ, गैप ईयर वो होता है जो गैप ईयर आप यूटिलाइज़ करें। मेरे साथ स्टूडेंट, मतलब मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनने, मतलब मैंने एफएससी के बाद मैंने भी अप्लाई किया मेडिकल के लिए, उसने भी किया। उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। उनने 1 साल गैप ईयर दिया और मैं केमिस्ट्री में आ गया। अगले साल वो इस टाइम माशाल्लाह अब उनका आखिरी साल है आर्मी मेडिकल कॉलेज का। वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में अब उनके डॉक्टर वो बन गए हैं। अब उनका आखिरी एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल। तो वो अब उनने गैप ईयर लिया और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने कंप्लीटली उसको यूटिलाइज़ किया। अब अगर आपने गैप ईयर लेना है सिर्फ़ घर सोने के लिए, अच्छी नींद पूरी करने के लिए और घर बैठ के रोटियाँ तोड़ने के लिए, तो वो गैप ईयर नहीं होता। गैप ईयर वो होता है जो आप यूटिलाइज़ कर सकें, जिस गैप ईयर का आपको ओवर द लॉन्गर रन आपको फ़ायदा हो। गैप ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे ले सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस टाइम में आप गैप ईयर लें, आप उसमें आइल्स की तैयारी करें, आप उसमें स्किल्स सीखें। स्किल्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्सेरा एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप कोर्सेज़ उठा सकते हैं। आईटी के कोर्सेज़ आप ले सकते हैं, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोर्सेज़ आप ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल थोड़ा-सा एक्सपीरियंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई इंडस्ट्री कहती है कि हम ठीक है, आप हम आपको हायर करने के लिए तैयार हैं,
तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कहते हैं नहीं हम आपको हायर नहीं कर सकते, तो आप उन्हें कहें कि मैं फ्री में काम करता हूँ आपके लिए, यू कैन वर्क फॉर फ्री फॉर 2 to 3 months। वो 2 to 3 months जो है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन द लॉन्गर रन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं 2-3 महीने की इंटर्नशिप करता हूँ, तो हो सकता है मैं 2 साल बाद उससे डबल पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ पैसों की बात करते हैं, तो हो सकता है आप बाहर आएंगे, फिनलैंड आप आ जाए या यूएस में चले जाए, तो योर अर्निंग कैन डबल और ट्रिपल, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक एटलीस्ट। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं मैं आई थिंक मैंने जब आइल्स दिया था तो 27,000 का था। अब आई हैव नो आइडिया कितने का है, मेरे ख्याल से कोई कितने का 35,000 के करीब होगा। 33 राउंड अबाउट 33। हाँ 33। अब वो कहते हैं कि मैं 33,000 क्यों जाया करूं। अब वो जाया नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बेनिफिट यू। और ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे मिलेगा क्या, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप पहले इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, सबसे पहली चीज ये है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इरासमस का 2 टाइम विनर हूं, मैंने दो एक ही साल के अंदर 2 दफा जीता है, तो मैंने क्यों जीता है? क्योंकि मैंने उससे पिछले साल मैंने 3 इरासमस प्रोग्राम में मैं फेल भी हुआ, मैंने उसे वाह। सीखा भी है, मैंने टाइम भी जाया किया। टाइम जाया करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज को जो आपका पैशन है। अगर आप पैशन को टाइम नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट योर पैशन। और अगर आप उस पर स्पेंड नहीं कर सकते, एनर्जी स्पेंड करोगे, तो आपको कुछ गेन होगा, ये तो डेफिनेट सी बात है। Wow, it's a greater message कि I failed first and I got success later, कि मैं सबसे पहले नाकाम हुआ और उसके बाद जो है मैं कामयाब हुआ। तो अच्छा हसन भाई, आपने ये तो हमें बहुत क्लियर कट बता दिया है कि गैप ईयर होता क्या है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स जो सितंबर में जाके फ्री होते हैं, वो स्टूडेंट्स किस सेशन में अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड के लिए? वो कब अप्लाई स्टार्ट होते हैं फिनलैंड में अच्छा, अगर आई। अब ग्रेजुएशन सितंबर में का मतलब है कि आप जो फाइनल ईयर थीसिस हैं वो आप जून में खत्म कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी जी। जून, अब आपके 3 महीने आपने यूटिलाइज कैसे करने हैं? अब ये 3 महीने आपने मुझे सितंबर की डेडलाइन दी है, लेकिन मैं आपको जून से शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो 3 महीने ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने तकरीबन जो बनते हैं, ये आप जाया नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन के बाद हम ये सोचते हैं कि अब हम 4 साल के बाद अब हमें सुकून होगा, लेकिन ये सुकून का टाइम नहीं है। ये आपका है जो आपने असल आपने भाग-दौड़ का टाइम है जी, यही। ये फॉर एग्जांपल आपने एक केक बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उसकी टॉपिंग आपने नहीं की। अब जो आपने टॉपिंग करनी है, जिस केक को बेचने के लिए टॉपिंग लाजमी होती है, अगर आप टॉपिंग नहीं करेंगे तो केक नहीं बिकेगा। तो वाह! केक की टॉपिंग बहुत जरूरी है। आप ये जो 3 महीने 6 महीने एप्लीकेशन तक है, ये है टॉपिंग आपकी। आपने उस केक को इतनी अच्छी टॉपिंग देनी है कि वो आपका केक सेल हो। तो आप टॉपिंग के लिए आप इंडस्ट्रीज, यही मैं कह रहा हूँ कि ये 2-3 महीने आप फ्री में भी काम करें। आप लोगों को कि हमें काम दें, हम फ्री में काम करते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा 3 महीने का, वो आपका बहुत इवन के। यहाँ जो इस टाइम मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पहले मंथ आते हैं यहाँ फिनलैंड में, और उनको पहले महीने ही जॉब मिल जाती है, सिर्फ इसलिए कि दे हैव सम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। उनके पास कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड होता है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो उन्हें कंपनी से गेन किया होता है, और वो उसका यूटिलाइज करते हैं, और यहाँ के काम उनको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। इट्स तो वो तीन इन्वेस्टमेंट महीने ऑफ आप आइल्स भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, स्किल्स भी अपने रिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। एग्जैक्टली, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दैट वी इन्वेस्ट ऑन आवरसेल्फ। हम अपने आप और के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, सितंबर में सेशन के लिए मेरी ये है कि मेरे यहाँ से इस साल जो डेडलाइन थी फिनलैंड की, वो 10th of January थी। तो 10th of January तक आपने आइल्स करना है, अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट कराने हैं, और एक्सपीरियंस जो आप जितना भी आप गेन कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, वो करने हैं। बट हाउ टू यूटिलाइज द टाइम आफ्टर 10 जनवरी? जो 10 जनवरी से लेकर जब वो इनटेक होता है, क्योंकि अप्लाई तो हम 10 जनवरी तक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से जो आगे अगस्त तक या सितंबर तक जब तक इनटेक नहीं होता फिनलैंड के लिए, तो वो जो टाइम है उसमें क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? हाँ, उसका ही मैं आया था। 27 मार्च को मेरा 27 मार्च 2019 को मेरा रिजल्ट आया था ऑल्तो यूनिवर्सिटी का। मुझे अभी भी याद है कि उसमें डिक्लेयर हुआ था कि मैं मुझे स्टूडेंट है और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। तो 27 मार्च तक आपने अपनी वही रूटीन रखनी है कि यू आर वर्किंग फॉर समबडी, क्योंकि आप ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना मीठा होगा। तो आपने ये नहीं करना कि आपने कहा जी मैंने 6 महीने में कर ली बस। ये नहीं है, ये इस तरह का प्रोसेस नहीं है। हो सकता है आपका इस साल ना हो सकता है आपका ना हो, लेकिन हो सकता है जितना आपने उस 6 महीने के बाद जो एक्स्ट्रा 6 महीने लगाए हैं, उसकी वजह से आपको कहीं अच्छी जॉब हो जाए। हो सकता है आपकी जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां मेहनत कर रहे हैं, वही आपको हायर कर ले। ये भी एक ओपिनियन है, मतलब वो आपके पास ऑप्शन आए थे, तो वो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बट
यू कांट गिव अप, बस ये आपने चीज फोकस करनी है कि आपने गिव अप नहीं करना, ये नहीं सोचना कि इट्स एनफ, मैंने जितना करना था मैंने कर ली। Wow, guys, lovely session. We are having a wonderful conversation with Hassan Bhai, Hassan Wadai साहब, जो कि हमें बता रहे हैं कि you don't need to give up, guys. You have to go on and continue working. आप असल में कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह आप जो है गेन कर सकते हैं. Hassan Bhai, बेशक। there is something you want to और suggest any kind और of quote? एक और चीज मैं आपको कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि ठीक है आप अप्लाई कर रहे हैं बट आप गैप ईयर नहीं लेना चाहते, तो ये इट्स नॉट अ बाइंडिंग कि आप मास्टर्स शुरू नहीं कर सकते। मेरे मेरे बड़े भाई हैं, उनने पहले मास्टर्स किया बीबीआईटी में, मतलब बैचलर इन बिजनेस एंड आईटी, एंड फिर उनने किया कि क्वालिटी मैनेजमेंट में वो मास्टर्स कर रहे थे, तो उनका मास्टर्स कंप्लीट होने लगा तो उनका फिनलैंड में एडमिशन हो गया, तो उनने वो मास्टर्स भी कंप्लीट किया और वो दोबारा यहाँ मास्टर्स आए कर रहे हैं। कि ये कहीं लिखा नहीं है कि आपने एक मास्टर्स करना है, एक बैचलर्स करना है, एक पीएचडी करनी है। इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, कहीं नहीं है। आप अपने आप को जितना ग्रूम कर सकते हैं करते हैं, एजुकेशन इज एवरीथिंग। Wow, it's a beautiful message that you have given us, Hassan Bhai. Thank you so much. I'm really feeling privileged and honored to have you in this session. It has been an interactive and learning session with you. So, what would you suggest to the students? आप जो है एंड पे हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि व्यूअर्स जो है मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं, तो जो कि यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको सबसे आसान मैसेज देना चाहूंगा कि अपने टाइम को यूटिलाइज करें, जितना आपके पास टाइम है। हम सुबह उठते हैं, फेसबुक खुलती है, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अब वो जो स्क्रॉल करके वीडियोस देखने का टाइम है, दैट इज नॉट द टाइम टू वेस्ट। वो टाइम है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी अपने वो जो केक है उसको फ्लरिश कर सकते हैं। आपके पास इस टाइम टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करें। क्वारंटीन इज नॉट हॉलीडेज, ये हॉलीडेज नहीं मिली आपको, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, इसका ये रिजल्ट निकला और ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो व्हाई शुड आई डू दिस अगेन। मैं इसको दूसरी तरह लेके चलता हूँ। आप मोबाइल को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, आप उस पर कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। आप फेसबुक की जगह कोई लर्निंग, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं लोगों के, इतने इतने अच्छे उनने कोर्सेज पूरे पूरे पढ़ाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की जैसे आपने बात की, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, वीडियो। मेरे बड़े भाई हैं, इनकी हालांकि डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है थ्री डी एनिमेशन का, लेकिन इनने थ्री डी एनिमेशन की है, और इनकी अगर मेरे यहाँ से पूरा जो इनका बैचलर्स है वो इनने सिर्फ उनकी उसकी हर फीस इनने सिर्फ अपने उससे वीडियो एनिमेशन करके जो कि फाइवर पे इनने की थी, ये उनसे इनने सिर्फ इनने अपनी फीस सारी पे करते हैं। तो ये एक आपकी अपनी चीज है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने आप की। स्पेशली जो डेवलपिंग एरियाज है जैसे मुजफ्फरगढ़ है या डीजीहान है या तौसा है, इनके स्टूडेंट्स को तो ये ज्यादा इस चीज से फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपने वालदेन पे डिपेंडेंट ना हो, या कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं चाहता कि वो 25 साल तक 30 साल तक अपने वालदेन पे डिपेंडेंट है, तो दे शुड लर्न दिस these skills at least. Exactly, we need to invest time on ourselves. It's the quarantine series, and it's the actually cycle. It's the time to transform yourself and to flourish yourself. अपने आप को, अपनी ज़ात को टाइम दें, अपने रब से अपना ताल्लुक इम्प्रूव करें, अपनी जो बेशक। सलाहियतें हैं वो इम्प्रूव करें, अपने relations, अपनी फैमिली को टाइम दें. So this is the time to invest on yourself, on your family. बेशक। तो आप अपने आप को टाइम दें. Hassan भाई, I'm really feeling I am having a lot of love for you and I don't have the words to say thank you. बहुत अच्छा सेशन आपके नहीं, साथ ये आई बहुत आपके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और हो सकता है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स भी थे उन्हें मैं ये कहता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई कोई एक बात भी लेके उसको चल सकता है, तो हो सकता है वो अपनी जिंदगी चेंज कर सके मेरे किसी एक एक्सपीरियंस से भी। तो इट्स माय ऑनर टू बी ऑन योर क्वारंटाइन सीरीज। Thank you so much. So we are here actually to share the experiences so that learning must be continued. It's possible that one may pick the point and that is enough for us. कोई एक बंदा अगर यहाँ से कोई पॉइंट ले जाता है तो वही हमारे लिए काफ़ी है कि हम अपने हिस्से की जो है ईंट लगा जाएं, हम कुछ कर जाएं, कुछ छोड़ जाएं, इंसानियत के लिए जो है हम मीरास बना के जाएं, अपने ख्यालात, अपने तजर्बात को जो है शेयर करें. थैंक यू सो बेशक। मच भाई. टेक केयर थैंक यू एंड सो मच। अल्लाह हाफिज। तो जी, ये थे हमारे साथ हसन वड़ैच भाई जो कि हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे
that you need to flourish yourself. हमें जो है अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है. ये quarantine series is not just a time to enjoy, not time to sleep, and not the time to just rest at home. It's the time to improve yourself. This is the time to improve your relation with Allah Almighty. This is the time to have a wonderful time with your family. आप अपने घर वालों को टाइम दें, आप अपने रिश्तेदारों को टाइम दें. So you need to improve yourself. तो जी guys, invest the time on yourself and be here with us. And thank you आप सबका जुड़े रहने के लिए, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. And thank you so much once again, and be here with us, and we will be sharing a next episode inshallah tomorrow. तो इंशाल्लाह जो है हम जी गाइस, थैंक यू सो मच. एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद. इशफाक अहमद साहब की इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़. कि अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ और मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फरमाए.